हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। फाउंडेशन इंजीनियरिंग के प्रीवियस लेक्चर में आपने पाइल फाउंडेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने जो है स्टैटिक मेथड देखा था। इस लेक्चर में हम डायनेमिक मेथड और कुछ अंडर रिम पाइल्स के बारे में डिस्कस करें। इंजीनियरिंग न्यूज़ रिकॉर्ड फार्मूला या शॉर्ट में आप बोल देते हैं ENR फार्मूला। क्लियर है? ENR फार्मूला भी बोलते हैं, इंजीनियरिंग न्यूज़ रिकॉर्ड फार्मूला बोलते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन हैमर टेस्ट कंडक्टेड ऑन पाइल। तो ये हैमर टेस्ट पर बेस्ड होता है। तो अलाउएबल लोड जो पाइल का होता है, इनने कुछ डायरेक्टली फॉर्मूले गिवन दे रखे हैं, इनडायरेक्ट मेथड है ये। तो यहाँ पे अगर अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी पाइल की निकालनी है QUP, तो उसका फॉर्मूला होता है W/H/S+C। क्लियर है? जहाँ पर ये जो है ये फॉर्मूला ड्रॉप हैमर और सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर के ऊपर बेस्ड होता है। अगर ड्रॉप हैमर है या आप सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर का यूज़ कर रहे हैं तो आप जो है QUP का फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे। तो ड्रॉप हैमर क्या होता है कि ड्रॉप हैमर का मतलब है कि आपने जो हैमर को लिफ्ट किया है वो मैनुअली किया है, यानी हाथों से ही ऊपर उठाया, लिफ्ट किया और वेट के थ्रू उसको ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर का मतलब है कि आपने जो लिफ्ट किया है वो तो प्रेशर के साथ लिफ्ट किया है, लेकिन छोड़ दिया आपने मैनुअली, यानी ड्रॉप जो है वो मैनुअली कर दिया। अगर जो है आपका डबल एक्टिंग स्टीम हैमर है, मतलब प्रेशर के थ्रू ही लिफ्ट किया और प्रेशर के थ्रू ही आपने ड्रॉप किया, तो वो कहलाता है डबल एक्टिंग स्टीम हैमर। तो ये उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे अगर आपको अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालनी है, W+AP इंटू H/S+C। क्लियर है? अगर अलाउएबल या सेफ लोड निकालना है तो QAP क्या हो जाएगा, QUP अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ENR फॉर्मूले में ध्यान रखिएगा हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या यूज़ करते हैं, 6। क्लियर है? जहाँ W क्या है, कैपिटल W जो है वो हैमर का वेट है किलो न्यूटन में। H क्या है, जैसे कि ये फॉर्मूला था WH/S+C, जहाँ H क्या है, हाइट ऑफ फ्री फॉल ऑफ हैमर, सेंटीमीटर में। ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर में है कि कितनी हाइट से आप फॉल करा रहे हैं। S क्या है, सेट या कह सकते हैं पेनिट्रेशन ऑफ पाइल पर ब्लो ऑफ हैमर, यानी कि पर ब्लो में कितना पेनिट्रेशन हो रहा है, इसकी वैल्यू भी सेंटीमीटर में है। C क्या है, ओवरऑल कांस्टेंट है सेंटीमीटर में। क्लियर है? तो विच अकाउंट्स फॉर लॉस ऑफ एनर्जी इन फ्रिक्शन एंड इलास्टिक कंप्रेशन ऑफ पाइल, जिसके लिए यूज़ करते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। फ्रिक्शन में जो लॉस ऑफ एनर्जी हो जाती है, इलास्टिक कंप्रेशन हो जाता है, उसके लिए आप एक कांस्टेंट यूज़ कर लेते हैं। अगर ड्रॉप हैमर है तो C की वैल्यू हमेशा 2.5 यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर में होती है। और अगर सिंगल या डबल एक्टिंग स्टीम हैमर है तो C की वैल्यू आप क्या यूज़ करेंगे, 0.25। अब आपने डबल एक्टिंग स्टीम हैमर का फॉर्मूला देखा था W+AP इंटू H/S+C। तो जहाँ A क्या है, एरिया ऑफ पिस्टन पर हैमर ऑन विच स्टीम प्रेशर P इज अप्लाइड, जहाँ P क्या है, स्टीम प्रेशर है, और A क्या है, एरिया ऑफ पिस्टन। क्लियर है? नोट देख लीजिए, S जो है जिसको सेट बोलते हैं या पेनिट्रेशन बोलते हैं, इज टेकन एज एवरेज वैल्यू ऑफ पेनिट्रेशन फॉर लास्ट 5 ब्लोज इन ड्रॉप हैमर। यानी ड्रॉप हैमर की अगर बात करें तो जो लास्ट 5 ब्लोज में जितना पेनिट्रेशन हुआ है वो है S। अगर वही आप स्टीम हैमर, चाहे सिंगल एक्टिंग हो या डबल एक्टिंग स्टीम हैमर हो, तो लास्ट 20 ब्लोज में जो ओवरऑल पेनिट्रेशन हो रहा है वो आप क्या कहलाएंगे, उसको S से डिनोट करेंगे। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है आप ओवरऑल निकाल सकते हैं अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल। एक क्वेश्चन देख लीजिए, अ सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर वेइंग 2500 kg, यानी सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर है, W की वैल्यू कितनी गिवन है, 2500 kg एंड फॉलिंग थ्रू अ हाइट ऑफ 1.2 मीटर। तो कैपिटल H जो है वो 1.2 मीटर है। आपको पता है कि सेंटीमीटर में इसकी वैल्यू यूज़ करते हैं, तो ओवरऑल आप क्या लिख लेंगे, 120 सेंटीमीटर। ड्राइव्स अ पाइल टू एन एवरेज पेनिट्रेशन, S की वैल्यू गिवन है 0.85 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में ही होती है। अंडर द लास्ट फ्यू ब्लोज फाइंड द अलाउएबल लोड ऑन पाइल। अलाउएबल लोड का मतलब है QAP की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। क्लियर है? आपको QUP का फॉर्मूला पता है, फॉर सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर है तो WH/S+C। जहां आपको पता है सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर के लिए C की वैल्यू कितनी होती है, 0.25। ध्यान रखिएगा, अब वही अगर ड्रॉप हैमर है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.5।
तो वेट ओवरऑल कितना गिवन है 2500 kg, एच की वैल्यू कितनी है 120 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई एस की सेट की वैल्यू गिवन है 0.85 प्लस 0.25। क्लियर है। तो ये आपकी जो है अल्टीमेट लोड क्यू यूपी की वैल्यू आ जाएगी। और आपको अगर निकालनी है क्यू एपी तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज़ करेंगे, बट क्यू यूपी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 272727.27 kg। क्लियर है। अब आपको एलॉयबल लोड या फिर एलॉयबल लोड या सेफ लोड निकालना है, तो क्यू ए पी क्या होता है क्यू यू पी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और आपको पता है कि इंजीनियरिंग न्यूज़ रिकॉर्ड फार्मूले की हेल्प से जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 6। तो अगर आप यहाँ पे क्यू यू पी डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो आपको एलॉयबल लोड मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 45454.55 kg। क्लियर है। तो ये लोड जो है आप इस फॉर्मूले की हेल्प से इस टाइप से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अ वुडन पाइल इज ड्राइवन बाई ड्रॉप हैमर। अब यहाँ पे ड्रॉप हैमर का यूज़ कर रहे हैं तो सी की वैल्यू कितनी होगी 2.5। क्लियर है। वेइंग डब्ल्यू गिवन है 1000 kg। फ्री फॉल हाइट जो है 3 मीटर गिवन है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 300 सेंटीमीटर आ जाएगी। फाइनल सेट जो है 1.2 सेंटीमीटर गिवन है। एलॉयबल लोड फाइंड करना है यूजिंग इंजीनियरिंग न्यूज़ फार्मूला। तो आपको पता है कि ओवरऑल जो क्यू ए पी होता है वो क्या होता है क्यू यू पी डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्यू यू पी क्या लिख सकते हैं डब्ल्यू एच अपॉन एस प्लस सी। क्लियर है। और यहाँ पे एफ की वैल्यू डायरेक्टली लग सकते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको पता है 6 होती है। डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू क्या है 1000 kg इंटू हाइट क्या है 300 सेंटीमीटर, 6 एस क्या है 1.2 सेंटीमीटर और ड्रॉप हैमर के लिए सी की वैल्यू कितनी होती है 2.5। आप इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एलॉयबल लोड मिल जाएगा। तो ओवरऑल एलॉयबल लोड की वैल्यू हो जाएगी 13513.15 kg। तो इस टाइप से आप कोई भी अगर पूछ रहे हैं डबल एक्टिंग पूछ रहे हैं तो 0.25 यूज़ कर लीजिएगा। तो उस केस में डब्ल्यू प्लस ए पी इंटू एच फॉर्मूला लग जाएगा, तो उसमें स्टीम हैमर का एरिया और प्रेशर वगैरह सब गिवन होगा। अदरवाइज़ जो है आपको डायरेक्टली ड्रॉप हैमर और सिंगल एक्टिंग के लिए सिर्फ ये फॉर्मूला यूज़ करना है और आप इजीली जो है आंसर निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो इनडायरेक्ट मेथड है वो है आपका हिले फार्मूला, जिसको ये डायनेमिक मेथड है, ये भी एक टाइप का, जिसमें ओवरऑल अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी पाइल की जो होती है ईटा एच इंटू ईटा बी डब्ल्यू एच अपॉन एस प्लस सी बाई 2। डब्ल्यू एच अपॉन एस प्लस सी था, यहाँ पे सी बाई 2 है और ईटा एच और ईटा बी ये दोनों इफिशियंसी और ऐड कर दी गई हैं। क्यू ए पी का तो फॉर्मूला आप जानते हैं क्यू यू पी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बस यहाँ पे जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू 3 ली गई है और इंजीनियरिंग न्यूज़ रिकॉर्ड फार्मूले में फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू 6 यूज़ करी है। तो आईएस कोड ने कुछ यूज़ रिकमेंड किया है हिले फार्मूला, जहाँ ईटा एच क्या है इफ़िशियंसी ऑफ हैमर, ये हैमर की इफ़िशियंसी है, और ये है ईटा बी इफ़िशियंसी ऑफ हैमर ब्लो, जो आप ब्लो दे रहे हैं उसकी इफ़िशियंसी है। क्लियर है। ईटा एच की वैल्यू 1 होगी फॉर ड्रॉप हैमर के लिए, क्योंकि जो आप ड्रॉप हैमर यूज़ कर रहे हैं यानी मैनुअली हाथ से ही उठा के उसको ड्रॉप कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, तो ओवरऑल उसकी इफ़िशियंसी हमेशा 1 रहेगी 100%। वही अगर सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर यूज़ कर रहे हैं तो 0.75 से 0.85 रहती है। डबल एक्टिंग स्टीम हैमर में 0.7 to 0.8 रहती है। ईटा भी क्या है इफ़िशियंसी ऑफ हैमर ब्लो, जिसको डिफाइन करते हैं कि ये रेशियो है एनर्जी ऑफ हैमर आफ्टर द इम्पैक्ट टू द एनर्जी ऑफ हैमर बिफोर द इम्पैक्ट, यानी कि आफ्टर इम्पैक्ट करने के बाद जो एनर्जी है हैमर की इम्पैक्ट करने से पहले, तो उसका जो रेशियो है वो कहलाता है ईटा बी। इट डिपेंड्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पर डिपेंड करता है बिटवीन हैमर एंड पाइल, यानी कि कितना रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट का हो रहा है उस पर जो है हैमर और पाइल के बीच में उस पर डिपेंड करता है। जहाँ ईटा बी का फॉर्मूला जो है आप यूज़ करते हैं अगर जो लोड है डब्ल्यू वो अगर ग्रेटर देन ई पी है, जहाँ ई क्या है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन पाइल एंड हैमर, और आपका पी क्या है जो भी वेट है पाइल का और पाइल कैप का। क्लियर है। यानी पाइल का वेट और पाइल कैप का, जहाँ डब्ल्यू क्या है हैमर का वेट है। तो अगर हैमर का वेट ग्रेटर देन है ई पी से तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे ईटा बी निकालने के लिए डब्ल्यू प्लस ई स्क्वायर पी अपॉन डब्ल्यू प्लस पी। लेकिन अगर डब्ल्यू की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू ई पी है
तो आप यूज़ करेंगे W प्लस ई स्क्वायर पी अपॉन डब्ल्यू प्लस पी माइनस डब्ल्यू माइनस ई पी अपॉन डब्ल्यू प्लस पी का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ईटा भी निकाल लेंगे आप इस टाइप से, तो ओवरऑल आपको अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी पाइल की मिल जाएगी। कुछ फील्ड मेथड्स हैं जो पाइल की लोड कैरिंग कैपेसिटी फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। पहला मेथड है पाइल लोड टेस्ट। तो ये जो है इट कैन बी अप्लाइड फॉर क्लेज एंड सैंड्स बोथ एंड इज़ क्वाइट एक्यूरेट बट इट इज़ मोर सुटेबल फॉर सैंड। क्योंकि ये दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्लेज और सैंड के लिए, लेकिन ये जो है सुटेबल किसके लिए? सैंड के लिए। क्योंकि जो भी क्लेज होती हैं, यहाँ पे एक क्ले है, तो जो क्ले होती है वो रीमोल्ड हो जाती है डायनेमिक एक्शन की वजह से, जिसकी वजह से ओवरऑल अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी प्रॉपरली नहीं निकल पाती। इसीलिए मोस्टली जो है आप सैंड के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, वही पाइल इज़ लोडिंग थ्रू जैकिंग मैकेनिज्म एंड लोड सेटलमेंट कर्व इज प्लॉटेड। जब आप पाइल जो है वो जैकिंग मैकेनिज्म के थ्रू जैक करते हैं, अंदर जो है ड्राइव करते हैं, उसके थ्रू जो लोड सेटलमेंट कर्व प्लॉट कर लेते हैं कि कितना लोड लगा रहे हैं तो कितना सेटलमेंट हो रहा है। तो एट द टाइम ऑफ फेलियर सेटलमेंट अकर्स एट फास्टर रेट, यानी कि जब फेलियर होगा तो सेटलमेंट बहुत तेज़ी से होगा। तो आप देख सकते हैं डेंस और स्टिफ क्ले में क्या होता है, एक पीक मिलती है, यहाँ पर जो है मैक्सिमम QUP क्या होता है, जो मैक्सिमम लोड है, तो मैक्सिमम लोड जो है इस पर यहाँ पे फेलियर हो गया, तो आप देख रहे हो उसके बाद सेटलमेंट बहुत तेज़ी से हो जाएगा। और लूज सैंड है या नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले है तो इसमें कोई भी पीक ऑब्जर्व नहीं होती है, जस्ट इस टाइप से आपको प्रोग्रेसिव कर्व एक मिलेगा। तो जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाएंगे सेटलमेंट आपको जो है मिलता चला जाएगा। लेकिन लूज सैंड में कोई पीक नहीं ऑब्जर्व होती, इसीलिए जो है आप इसको लॉग के टर्म में यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि लूज सॉइल के लिए लॉग में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको एक स्ट्रेट पीक ऑब्जर्व हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, लॉग QUP ले लिया, यहाँ पे लॉग सेटलमेंट ले लिया। तो जब इसकी वैल्यू देखी तो यहाँ पे इस पॉइंट पर आपको QUP की वैल्यू ईजिली मिल जाएगी। लेकिन इस कंडीशन में आपको QUP की वैल्यू जो है वो ऑब्जर्व नहीं हो पा रही थी। क्लियर है? यहाँ पे QUP नहीं मिल रहा था। IS ने कुछ रिकमेंड किया है टू फाइंड द अलाउएबल लोड ऑन पाइल यूजिंग सेटलमेंट क्राइटेरिया। तो सेटलमेंट क्राइटेरिया के बेस पर जो है अलाउएबल लोड फाइंड किया है। तो जो अलाउएबल लोड होता है मे बी टेकन एज 50% ऑफ अल्टीमेट लोड। जो QAP है वो 50% होगा QUP के, एट विच द टोटल सेटलमेंट ऑफ पाइल इज़ 1/3 ऑफ इट्स डायामीटर। जब ओवरऑल जो सेटलमेंट है टोटल, अगर वो डायमीटर का 1/10 है तो ओवरऑल QAP की वैल्यू क्या लेंगे आप, 50% ऑफ QUP। द अलाउएबल लोड में बी टेकन एज 2/3 ऑफ अल्टीमेट लोड। तो अलाउएबल लोड जो है अल्टीमेट लोड का 2/3 लेंगे, तब जब टोटल सेटलमेंट पाइल का अगर आपको 12 mm मिल रहा है तो आप अलाउएबल लोड क्या लेंगे, 2/3 ऑफ अल्टीमेट लोड। या अगर जो टोटल नेट प्लास्टिक सेटलमेंट अगर 6 mm मिलता है तो भी अलाउएबल लोड को आप 2/3 लेंगे ऑफ द अल्टीमेट लोड का। तो ये कुछ IS ने कुछ फिक्स वैल्यूज़ रिकमेंड की हैं, इनके थ्रू आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि अगर वो प्लास्टिक सेटलमेंट 6 mm हो रहा है तो अलाउएबल लोड कितना होगा, 2/3 ऑफ अल्टीमेट लोड। तो इनमें से कोई भी 3 क्राइटेरिया है, एनी ऑफ द अबव जो है आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी क्राइटेरिया। अगर आपको 1/10 ऑफ इट्स डायमीटर टोटल सेटलमेंट मिल रहा है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको टोटल सेटलमेंट पाइल का 12 mm मिल रहा है तो आप ये फॉर्मूला बता सकते हैं कि जो अलाउएबल लोड है वो 2/3 है अल्टीमेट लोड का। नेक्स्ट टेस्ट आता है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। ये भी पाइल लोड कैपेसिटी फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि सपोज n जो है वो करेक्टेड SPT नंबर है फॉर द सॉइल एट द बेस ऑफ पाइल, यानी पाइल के जो बेस पर ओवरऑल सॉइल के लिए जो करेक्टेड नंबर आया है वो n है। और अगर आप ओवरऑल डेप्थ की बात करें, यानी कि ये डेप्थ में बात करते हैं, तो जो n बार है, अगर लेट n बार इज एवरेज SPT नंबर या करेक्टेड नंबर ओवर द डेप्थ ऑफ पाइल। क्लियर है? बेस पर आपने क्या ले लिया, n, और साइड पर या ओवरऑल डेप्थ पर आपने करेक्टेड SPT नंबर n बार ले लिया। तो जो अल्टीमेट पाइल लोड कैपेसिटी होगी फॉर ड्राइव इन पाइल या डिस्प्लेसमेंट पाइल इसको बोलते हैं। क्लियर है?
ड्राइवन पाइल या डिस्प्लेसमेंट पाइल की जो अल्टीमेट लोड कैपेसिटी होगी वो क्यू यूपी किसके इक्वल होता है, क्यू एंड बियरिंग प्लस क्यू स्किन फ्रिक्शन, जहाँ पे क्यू बी इंटू ए बी होता है तो क्यू बी को आप लिखते हैं 400 इंटू कैपिटल एन, क्योंकि बेस में एन कंसीडर किया है, प्लस क्यू एस इंटू ए एस, तो क्यू एस को आपने क्या लिया है 2n बार। क्लियर है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन की अगर वैल्यू गिवन है तो आप अल्टीमेट लोड पाइल का फाइंड कर सकते हैं। अगर बात करते हैं नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल, जिसको एच पाइल्स भी बोलते हैं, क्लियर है, तो इसकी अगर आपको अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालनी है तो ये 50% ऑफ क्यू यूपी होगा फॉर डिस्प्लेसमेंट पाइल। तो ये डिस्प्लेसमेंट पाइल की जो क्यू यूपी की वैल्यू है ये इसका 50% कर देंगे तो नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल की ये अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगी। वही बोल्ट पाइल्स की बात करें तो बोल्ट पाइल्स की जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है वो 1/3 होती है ऑफ क्यू यूपी फॉर डिस्प्लेसमेंट पाइल। तो जो डिस्प्लेसमेंट पाइल का क्यू यूपी है इसका 1/3 कर देंगे तो बोल्ट पाइल की आ जाएगी, इसका 50% कर देंगे तो आपको नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल की अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट आता है कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। तो कोन पेनिट्रेशन टेस्ट में क्या करते हैं, एक कोन जो है पेनिट्रेट करते हैं जिसका वॉर्टेक्स एंगल जो है स्टैंडर्ड कोन का 60 डिग्री लेते हैं और बेस एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कंसीडर करते हैं। द कोन इज पेनिट्रेटेड इनटू द सॉइल एट 5 mm पर मिनट। इतनी स्पीड से जो है कोन को पेनिट्रेट करते हैं एंड व्हेन कोन पेनिट्रेशन बिकम्स 100 mm। तो अगर जो कोन पेनिट्रेशन है वो 100 mm मिल जाता है आपको तो कोन रेजिस्टेंस उसके थ्रू आप मेज़र कर लेते हैं kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, जिसको कहते हैं स्टैटिक कोन रेजिस्टेंस। क्लियर है। तो 100 mm पेनिट्रेशन पे जो कोन रेजिस्टेंस मिल रहा है वो कंसीडर कर लेते हैं, जिसको स्टैटिक कोन रेजिस्टेंस कहते हैं। लेट जो QC है इन kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ये स्टैटिक कोन रेजिस्टेंस है फॉर द सॉइल एट बेस ऑफ पाइल। तो जो भी स्टैटिक कोन रेजिस्टेंस मिल रहा है अगर बेस पर आपने कंसीडर किया सपोज QC है, ओवरऑल डेप्थ पे आपने QC बार कंसीडर किया है, QC बार इज एवरेज कोन रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल ओवर द डेप्थ ऑफ पाइल। क्लियर है। तो जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला आता है वो होता है QUB इक्वल टू QC इंटू AB प्लस QC बार बाई 2 इंटू AS। तो इस टाइप से जो है कोन पेनिट्रेशन टेस्ट की हेल्प से भी आप अल्टीमेट कैरिंग कैपेसिटी जो है पाइल की फाइंड कर सकते हैं, जहां एरिया जो है AB और AS किस में, मीटर स्क्वायर में। क्लियर है। तो अबव फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर डिस्प्लेसमेंट पाइल और ड्राइवन पाइल्स। ये डिस्प्लेसमेंट और ड्राइवन पाइल्स के लिए। वही अगर नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल के लिए निकालेंगे तो QUP कितना लेंगे 50% एंड फॉर बोल्ट पाइल्स के लिए अगर देखेंगे तो कितना लेंगे 1/3 ऑफ डिस्प्लेसमेंट पाइल। क्लियर है। वही पीछे स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में जो वैल्यूज़ ली थी आपने डिस्प्लेसमेंट और बोल्ट पाइल्स के लिए वही सेम वैल्यू आप कोन पेनिट्रेशन टेस्ट में भी यूज़ करेंगे। अब आती हैं अंडर रीम्ड पाइल्स। अंडर रीम्ड पाइल्स जो है कुछ इस टाइप की होती हैं जिसमें बल्ब्स वगैरह रहते हैं। क्लियर है। ये प्री कास्ट पाइल्स नहीं होती हैं, ये कास्ट इन सिटू होती हैं। तो इस टाइप की पाइल्स जो हैं आप ड्राइवन पाइल्स नहीं कहला सकते, ड्राइव नहीं कर सकते, इसीलिए आप इनको फील्ड में ही कास्ट करते हैं। इसमें क्या होता है बल्ब्स अटैच रहते हैं। ये जो पाइल्स हैं अंडर रीम पाइल्स जब एक्सपेंसिव सॉइल होती है, सॉइलिंग प्रेशर जनरेट होता है, जो अपलिफ्ट प्रेशर जनरेट होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप अंडर रीम्स पाइल्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि ये जो है आपकी अंडर रीम पाइल्स है, तो अगर यहाँ पे आप बात करें तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि ये डबल, जैसे कि ये डबल बल्ब पाइल है। क्लियर है। या मल्टी बल्ब पाइल है, सपोज बहुत सारे बल्ब्स लगे हुए हैं, आप यहाँ पे देख रहे हो अंडर रीम पाइल विथ 2 अंडर रीम्स, यानी 2 अंडर रीम्स यूज़ किए गए हैं। तो इसमें क्या होता है कि सपोज ये शेफ्ट गई है तो इस शेफ्ट की जो ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक सपोज विड्थ है वो आपने स्मॉल बी मान ली, और ये जो बल्ब की है ओवरऑल बल्ब डायामीटर ये आपने मान लिया BU। क्लियर है। तो जो शेफ्ट डायामीटर होता है, अगर बल्ब डायामीटर देखें तो ये शेफ्ट डायामीटर का कितना होता है 2 to 3 टाइम्स, यानी BU की वैल्यू जो है वो 2 to 3 टाइम्स होती है ऑफ शेफ्ट डायामीटर के। क्लियर है। जहाँ B क्या है शेफ्ट डायामीटर और BU क्या है बल्ब डायामीटर। अब जैसे कि ये 2 अंडर रीम्स हैं या 2 बल्ब्स हैं तो इनके बीच की जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग देखते हैं ये S होती है। इसकी वैल्यू जो है शुड नॉट बी लेस देन 1.5 टाइम्स ऑफ BU, यानी कि बल्ब डायामीटर के 1.5 टाइम्स से कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पर आप जब देखें सपोज अगर इसकी लेंथ कंसीडर करें आप पाइल की, तो आप देखेंगे कि
कि ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये ग्राउंड है, यहाँ से यहाँ तक जब आप लेंथ देखेंगे तो यहाँ सेंटर टू सेंटर लेते हैं, सपोज ये लेंथ कितनी हो गई L1, क्लियर है, जहाँ से आप ड्राइव कर रहे हो। और फिर यहाँ से अगर आप देखेंगे दूसरी लेंथ कंसीडर करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ये दूसरे शेफ्ट तक ओवरऑल लेंथ आप क्या कंसीडर करेंगे, L2, क्लियर है। तो इस टाइप से जो है यहाँ से आप बॉटम तक आप ले लोगे, यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंगे, L2। तो ये जो अलग अलग लेंथ है तो इसमें स्किन फ्रिक्शन भी अलग अलग लग रहा होगा। सपोज ये L1 लेंथ है तो यहाँ पर जो स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस लग रहा है आपने उसको क्या मान लिया, QSF1। और ये जो L2 लेंथ में यहाँ पे जो स्किन फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, यहाँ पे कैसे करेगा, अब जैसे ये बल्ब है तो इनके बीच में क्या आ जाएगी, सॉइल आ जाएगी। यहाँ पे भी एक ये बल्ब है तो इनके बीच में क्या आ जाएगी, सॉइल आ जाएगी। तो ओवरऑल यहाँ पे अब क्या एक्ट कर रहा होगा, आपको पता है यहाँ पे तो एडहेशन फैक्टर वर्क कर रहा है, क्योंकि सॉइल और पाइल के बीच में जो अट्रैक्शन है वो अल्फा है। अब यहाँ पे क्या है, ओवरऑल यहाँ की जो आसपास की सॉइल होगी है, सॉइल टू सॉइल कांटेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर जो भी फैक्टर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, कोहेशन फैक्टर है। तो इसीलिए अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 1। क्यों, यहाँ पे सॉइल टू सॉइल कांटेक्ट हो रहा है, इसीलिए यहाँ अल्फा की वैल्यू 1 ले लेंगे। यहाँ पे जो सॉइल है इसका पाइल के साथ कांटेक्ट है, यानी पाइल के साथ अट्रैक्शन हो रहा है, इसीलिए यहाँ अल्फा की वैल्यू आप कंसीडर करते हैं, क्लियर है। तो इस टाइप से ये हो गई डबल या मल्टी वल्ब पाइल कहलाती। अब सपोज ये सिंगल जो है सिंगल रिम्ड पाइल है, यानी सिंगल वल्ब अंडर रिम्ड पाइल है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या हो गई, BU बल्ब डायामीटर, और ये क्या हो गया आपका शेफ्ट डायामीटर जो कि B हो गया। ये ओवरऑल लेंथ अगर आप कंसीडर करेंगे, यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा होगा, स्किन फ्रिक्शन, जिसको आपने क्या मान लिया, QSF, क्योंकि सिंगल है सिंगल QSF ही मान लेंगे। और ओवरऑल ये क्या हो गई आपकी लेंथ हो गई पाइल की, क्लियर है। तो ये L कंसीडर करेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पाइल और सॉइल का कांटेक्ट है तो यहाँ पर तो अल्फा यूज़ करेंगे, लेकिन अगर बल्ब और एक और बल्ब आ जाता तो ओवरऑल यहाँ पे सॉइल आ जाती, तो ओवरऑल इन सॉइल के बीच में जो कांटेक्ट होता वहाँ पर अल्फा की वैल्यू आप 1 लेते, क्योंकि यहाँ सॉइल टू सॉइल कांटेक्ट है, सेम पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन है, तो एडहेशन तो कुछ होगा ही नहीं, इसीलिए उस केस में वहाँ अल्फा की वैल्यू आप क्या कंसीडर कर लेते, 1 कंसीडर कर लेते, क्लियर है। देख लीजिए, अल्टीमेट पाइल्स जो है वो यूज़ करते हैं एक्सपेंसिव सॉइल में टू प्रिवेंट अपलिफ्ट प्रेशर, अपलिफ्ट प्रेशर को प्रिवेंट करने के लिए ड्यू टू स्वेलिंग। जैसे कि ब्लैक सॉइल होती है, ब्लैक कॉटन सॉइल, ये एक्सपेंसिव सॉइल कहलाती है। द डेप्थ एट विच बल्ब इज प्लेस्ड शुड बी इन स्टेबल जोन, तो जहाँ बल्ब प्लेस कर रहे हैं वो डेप्थ जो है स्टेबल जोन में होनी चाहिए। दैट इज़ नो वेरिएशन इन वाटर टेबल, यानी कि नो वाटर टेबल में कोई भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए, वहाँ पर आप बल्ब को क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। ड्यू टू इंक्रीज इन बल्ब एरिया, अगर बल्ब एरिया बढ़ाएंगे तो बियरिंग एरिया और बेस एरिया क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इस टाइप का बल्ब का साइज़ क्या है, इस टाइप का है, तो जितना बढ़ाएंगे उतना ही BU की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। एंड इन मल्टी बल्ब अंडर इन पाइप सरफेस एरिया इज ऑल्सो इंक्रीज, तो जो मल्टी बल्ब की बात करते हैं तो ये आप जान रहे हो सरफेस एरिया ये क्या हो जाता है, पूरा बढ़ जाता है। वही सिंगल बल्ब की बात करेंगे तो सिंगल बल्ब में सरफेस एरिया सिर्फ कितना होगा, इतना ही होगा, क्लियर है। द बल्ब डायमीटर शुड बी 2 to 3 पॉइंट टाइम्स ऑफ शेफ्ट डायमीटर, और जो मिनिमम स्पेसिंग होती है सेंटर टू सेंटर वो कितनी होती है, शुड बी 1.5 टाइम्स ऑफ BU, यानी कि मिनिमम जो है वो इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो पाइल्स जो है कांट बी ड्राइवन, इनको ड्राइव नहीं कर सकते, ड्राइवन नहीं कर सकते, इसीलिए एसेंशियली ये कैसी होती है, कास्ट इन सिटू, यानी कि फील्ड में ही ये ओवरऑल प्लेस्ड की जाती हैं डायरेक्टली। तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सिंगल बल्ब पाइल की अगर निकालनी है तो आपको पता है कि ओवरऑल सिंगल बल्ब पाइल की कितनी हो जाएगी, QUP किसके इक्वल होती है, QEB के प्लस Q ऑफ स्किन फ्रिक्शन, क्लियर है। अब आपको QEB निकालना है तो आपको QEB की वैल्यू पता है कि QB इंटू AB, तो QB क्या हो गया 9C इंटू AB, यानी कि बेस एरिया फाइंड करना है। तो सिंगल बल्ब के केस में आप ये शेफ्ट डायमीटर, शेफ्ट वाला बेस एरिया ही कंसीडर ओवरऑल यहाँ का कंसीडर करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ सिंगल बल्ब का केस है तो क्या हो जाएगा π/4 इंटू BU स्क्वायर, क्योंकि अब यहाँ पे बल्ब आ गया तो ओवरऑल शेफ्ट डायमीटर, बेस डायमीटर बढ़ गया, BU स्क्वायर प्लस अल्फ़ा, अब यहाँ पे अल्फ़ा वर्क करेगा क्योंकि यहाँ पे एडेशन वर्क कर रहा है, यानी पाइल और सॉइल के बीच में एट्रैक्शन है, तो अल्फ़ा C बार इंटू ओवरऑल क्या हो जाएगी लेंथ आपकी पाई। अब यहाँ पे ये जो लेंथ कंसीडर करेंगे सिर्फ, यानी शेफ्ट डायमीटर की, πB इंटू L,
क्लियर है। वही अगर मल्टी वल्व पाइल की निकालें तो मल्टी वल्व पाइल की क्या हो जाएगी, क्यू ई बी प्लस, अब यहाँ पे दो स्क्रीन फ्रिक्शन सपोज है, दो बल्ब्स हैं, क्यू एस एफ वन प्लस क्यू एस एफ टू, इस टाइप से। तो क्यू ई बी की वैल्यू तो वही रहेगी 9c इंटू पाई बाई 4 इंटू बी यू स्क्वायर, क्योंकि बेस एरिया क्या है, बेस डायमीटर बी यू है, प्लस क्यू एस एफ वन। तो क्यू एस एफ वन अगर आपको निकालना है तो आप देख रहे हो कि मल्टी वल्व में क्यू एस एफ वन क्या है, ऊपर का ये सपोज लिया है आपने, तो इस केस में अल्फ़ा भी एक्ट करेगा क्योंकि सॉइल और पाइल के बीच में एडेशन लग रहा है। तो अल्फ़ा C1 बार इंटू ओवरऑल बेस एरिया क्या हो जाएगा, ये B है बेस डायमीटर, B इंटू L1। लेकिन अगर आप SF2 निकालें, दूसरा स्क्रीन फ्रिक्शन यहाँ पे जो लग रहा होगा ये फाइंड करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा की तो वैल्यू 1 हो गई, यहाँ कोएफिशिएंट C2 बार ले लिया आपने, और ओवरऑल सरफेस एरिया क्या लेंगे, पाई बी यू, यानी कि बी यू ये वाला एरिया इंटू L2। क्लियर है। तो ये वाला आप लेंथ जो है कंसीडर करेंगे। तो अगर आपको क्यू एस एफ वन निकालना है तो आप क्या लेंगे, अल्फ़ा वन C1 बार इंटू पाई बी इंटू L1। क्लियर है। और क्यू एस एफ टू लेना है तो आपको अल्फ़ा की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, अल्फ़ा टू वैल्यू इक्वल टू 1 रहेगी। यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, C2 बार पाई, अब यहाँ पे बी यू आप लेंगे और L2। क्लियर है। तो इस टाइप से और भी अगर स्क्रीन फ्रिक्शन लगते रहेंगे तो अल्फ़ा 3 C3 बार पाई बी यू इंटू L3, इस टाइप से जो है आप ओवरऑल मल्टी वल्व की अल्टीमेट पाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी आप फाइंड कर सकते हैं।